एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर जब फरहान ने अचानक मेरी तरफ मुड़कर कहा, अम्मी आप हमारे साथ नहीं जा सकती। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। लोग घूरने लगे, कुछ लोग सरगोशियाँ करने लगे। पीछे कतार में खड़ी एक खातून ने अपने शोर से कहा, देखो कैसी बदनसीब माँ है, बेटा मना कर रहा है साथ ले जाने से। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं रोई नहीं, सिर्फ खड़ी रह गई। मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट था, मेरा बोर्डिंग पास था, मेरा छोटा सा सूटकेस था जिसमें मैंने कई दिन पहले से कपड़े पैक किए थे, लेकिन मेरे बेटे ने सबके सामने मुझे ठुकरा दिया। मरियम मेरी बहू खामोश खड़ी रही। इसके आंखों में कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी तसल्ली थी। मैंने सांस लिया और पुरसुकून रहने की कोशिश की। अंदर जिल्लत से मेरा पूरा जिस्म कांप गया, लेकिन बाहर से मैंने खुद को संभाले रखा। तभी इमिग्रेशन ऑफिसर, एक 1.5 उम्र का आदमी, इसने मुझे गौर से देखा और बोला, मैडम आप मेरे साथ आइए अभी। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? इसने सिर्फ इशारा किया। मैं इसके पीछे छोटे से कमरे में गई। इसने दरवाज़ा बंद किया और अपना कंप्यूटर मॉनिटर मेरी तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर मेरे नाम से कुछ लेन देन हो रहे थे। इसने कहा, मैडम अभी इसी वक्त अपना यूपीआई बंद कीजिए, अपने तमाम कार्ड्स ब्लॉक कीजिए और अपने फ़ोन से किसी भी लिंक को मत खोलें। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूछा, क्या मुराद है? इसने कहा, आपके खाते से पिछले कई घंटों में बैनुल-अक़वामी खाते में मुंतकिली की कोशिश हो रही है और आपका पासपोर्ट किसी ने बैंकिंग फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ये सब आपके साथ हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। मेरा नाम आयशा है, मैं बहारा कॉलोनी सेक्टर में रहती हूँ। बहारा हाइट्स सोसाइटी में मेरा अपना 3 कमरे का फ्लैट है। चौथी मंजिल पर बालकोनी से सोसाइटी पार्क दिखता है। सुबह सवेरे मैं वहीं खड़ी होकर चाय पीती हूँ। मैं उर्दू की टीचर थी, सरकारी स्कूल में कई साल पढ़ाया, कुछ साल पहले रिटायर हुई। इससे कुछ माह पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। दिल का दौरा पड़ा था अचानक रात को। वो रेलवे में इंजीनियर थे, उन्होंने सब कुछ मुनज़्ज़म रखा था। हमारे पास ये फ्लैट था, मेरी जमा पूंजी थी, इनकी पेंशन का पैसा था और मैंने अपनी ज़िंदगी भर की बचत से एक बड़ी रकम की फ़िक्स्ड डिपॉज़िट करवाई थी। मैंने बैंक खाते में कुछ रकम बचत खाते में रखी थी। मैं अकेले नहीं थी, मेरे पास मेरा बेटा था, फरहान, मेरा इकलौता बेटा। मैंने सोचा कि अब बुढ़ापे में मैं इसके साथ रहूँगी, वो मेरा सहारा है। मैं अपने घर में अकेली रहती थी, लेकिन फरहान रोज़ शाम को आता था। वो इस्लामाबाद में मार्केटिंग की नौकरी करता था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, अच्छी तनख्वाह है। शादी से पहले वो मेरे साथ रहता था, लेकिन कुछ साल पहले जब इसकी शादी मरियम से हुई, तब से सब बदल गया। मरियम एक नई कंपनी में काम करती थी, देखने में बहुत महज़ब लड़की, पढ़ी लिखी, मेल-हवातर ख़ानदान से है। शादी में सब अच्छा था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने महसूस किया कि फरहान बदल रहा है। पहले वो मुझे रोज़ फ़ोन करता था, पूछता था, अम्मी खाना खाया या तबीयत कैसी है? अब महीनों फ़ोन नहीं आता। पहले वो मेरे बनाए हुए खाने का डब्बा ले जाता था दफ्तर, अब कहता है, अम्मी मुझे बाहर का खाना पसंद है। पहले वो ईद पर, रमज़ान पर, मेरे सालगिरह पर आता था, बहाने बनाता है। और मरियम, वो बहुत चालाक है, वो मेरे सामने बहुत अच्छा सलूक करती है। अम्मी आप बैठे, मैं चाय बना देती हूँ। लेकिन मैंने कई बार सुना है, जब वो फरहान से बात करती है तो कहती है, तुम्हारी अम्मी को क्या ज़रूरत है इतनी पैसे की? बुढ़ापे में क्या करें, हम ही तो इनके हैं। ये सब मुझे समझ आने लगा था, लेकिन मैं खामोश रही। मैंने सोचा हो सकता है ये सब नए रिश्ते का एडजस्टमेंट हो, लेकिन असली दर्द तब शुरू हुआ जब ईद के दिन इस साल मैंने फरहान और मरियम को खाने पे बुलाया। मैंने पूरा किचन में वक्त गुजारा, आलू के पराठे बनाए, गाजर का हलवा बनाया, दाल मखनी बनाई, फरहान की पसंदीदा चीज़ें। शाम को वो आए, मैंने खुशी से दरवाज़ा खोला, लेकिन फरहान का चेहरा सख्त था। मरियम मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कुराहट बनावटी थी। हमने खाना खाया, मैं बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फरहान इस अपने फ़ोन में लगा रहा। खाने के बाद मैंने कहा, फरहान बेटा एक बात कहूँ, तुम दोनों अब अलग रहते हो इस्लामाबाद में, ठीक है, लेकिन कभी आया करो ना, मुझे अच्छा लगता है। मरियम ने फ़ौरन कहा, अम्मी हम तो आते ही हैं, लेकिन समझिए ना, फरहान को दफ्तर का बहुत काम रहता है, ट्रैफिक भी है, हमें भी तो अपनी ज़िंदगी चाहिए। इसकी आवाज़ में तंज था। फरहान ने कहा, अम्मी तुम बेतहाशा रद्द-ए-अमल दे रही हो, हम मसरूफ़ हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। दरवाज़ा बंद करके मैं किचन में गई और रो दी, लेकिन खामोशी से। मैंने किसी को नहीं बताया। सोसाइटी में फ़ातिमा आंटी हैं, वो मेरी अच्छी दोस्त हैं, वो भी बेवा हैं, लेकिन मैंने इन्हें भी नहीं बताया। मुझे शर्म आई, मुझे लगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे तुमने अपने बेटे की परवरिश ऐसी की होगी। फिर पिछले महीने फरहान ने फ़ोन किया और कहा, अम्मी हम दुबई जा रहे हैं छुट्टियां मनाने, तुम भी चलो। मैं चौंक गई, मुझे खुशी हुई। मैंने सोचा हो सकता है अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, बेटा तुम मुझे ले जाओगे? इसने कहा, हाँ हम तीनों साथ चलते हैं। कई दिन का सफ़र है, मैंने अभी तैयारी शुरू कर दी। मैंने नए कपड़े खरीदे, मैंने अपना पासपोर्ट निकाला जो मेरे शौहर के साथ पहले किसी सफ़र के लिए बना था। मैंने सूटकेस पैक किया, मैंने फ़ातिमा आंटी को बताया। उन्होंने कहा, वाह आयशा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा ख्याल रख रहा है। मुझे लगा कि हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ, हो सकता है सब कुछ ठीक है। फरहान ने कहा, हम तुम्हें उठा लेंगे, लेकिन सुबह इसने मुझे फ़ोन किया और कहा, अम्मी तुम खुद ही एयरपोर्ट पहुँच जाओ, हम सीधे वहीं मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने
उबर बुक की और निकल गई। रास्ते में मेरा दिल धक धक कर रहा था, लेकिन खुशी से। मैं सोच रही थी कि इतने सालों बाद मैं घूमने जा रही हूँ। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुंची, चेक इन के बाद इमिग्रेशन काउंटर पर, तब असलियत सामने आई। अगर आप भी मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं, अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आपकी इज्जत को किसी ने ठेस पहुंचाई है, तो मेहरबानी फरमाकर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तबसरे में ज़रूर बताएं कि आप किस शहर से, किस मुल्क से देख रहे हैं। मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे जानना है कि मैं अकेले नहीं हूँ इस छोटे से कमरे में। रजब अली ने मुझे कुर्सी पर बैठाकर पानी का गिलास दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। इसने फिर से स्क्रीन की तरफ इशारा किया और कहा, मैडम देखें, ये आपके पासपोर्ट नंबर से आज सुबह एक ऑनलाइन बैंकिंग खाता खोलने की कोशिश हुई है एक बैनुल-अक़वामी बैंक में, और पिछले कई घंटों में आपके कॉमिशनाती कार्ड से मुंसलिक मोबाइल नंबर पर मुतअद्दिद बार बार आने वाले पासवर्ड गए हैं, जिनका इस्तेमाल करके कोई आपके इंटरनेट बैंकिंग में घुसने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो कोई पैगाम नहीं आया। इसने कहा, क्योंकि हो सकता है आपके फ़ोन में कुछ ऐसा डाला गया है जो इन पैगामात को छुपा रहा है, या कोई आपके फ़ोन को दूर से देख रहा है। मेरी सांसें रुक गई। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो सिर्फ अपने बेटे और बहू को अपना फ़ोन देती हूँ। रजब अली ने मुझे गौर से देखा। इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसकी आंखों में मुझे एक इशारा मिला। इसने कहा, मैडम, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप अभी यहीं बैठे अपने बैंक को फ़ोन कीजिए, अपने इंटरनेट बैंकिंग बंद कीजिए, अपने तमाम कार्ड ज़ाया कीजिए और अपने मोबाइल अदायगी ऐप जो भी हैं सब बंद कीजिए अभी इसी वक्त। मैंने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने अपने बैंक के ग्राहक खिदमत नंबर पर कॉल लगाई। लाइन पर कुछ देर लगी। इन लम्हात में मैं सोचती रही, ये सब कैसे हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। जब कॉल जुड़ी, मैंने कहा, मेरा नाम आयशा है, मेरा खाता नंबर ये है, मुझे अपने नेट बैंकिंग और तमाम कार्ड्स फौरी बंद करवाने हैं। उन्होंने पूछा, कोई परेशानी है? मैंने कहा, हाँ, बहुत बड़ी परेशानी है, मेहरबानी फरमाकर अभी कीजिए। उन्होंने मुझसे पूछा कुछ मालूमात पहचान के लिए। फिर उन्होंने कहा, मैडम, आपके इंटरनेट बैंकिंग अब बंद कर दी गई है और आपके तमाम डेबिट और क्रेडिट कार्ड आर्जी तौर पर रोक दिए गए हैं। मैंने राहत का सांस लिया, लेकिन साथ ही मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। रजब अली ने कहा, अच्छा किया, अब आप एयरपोर्ट से बाहर जाएं, घर जाएं और किसी को कुछ मत बताइए जब तक आपको सब समझ ना आ जाए। खामोशी से जाएं और अपने फ़ोन को किसी तकनीकी माहिर को दिखाएं। मुझे लगता है आपके फ़ोन में कोई जासूसी सॉफ्टवेयर है। मैंने पूछा, लेकिन मेरा बेटा वो बाहर इंतज़ार कर रहा है। रजब अली ने धीरे से कहा, मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये सब कोई अनजान शख्स नहीं कर सकता। ये काम किसी बहुत करीबी का है। आप समझदार हैं, सोचिए। मैं उठी। मेरे पाँव लड़खड़ा रहे थे। मैं इस कमरे से बाहर निकली। मैंने फरहान को नहीं देखा। मैं सीधे एयरपोर्ट के बाहर गई। मैंने टैक्सी ली और वापस अपने घर की तरफ निकल गई। रास्ता भर सोचती रही। मेरे जहन में हज़ार सवाल थे। क्या फरहान को पता है? क्या मरियम ने ये किया? क्या मैं पागल हो रही हूँ? जब मैं घर पहुंची, शाम हो रही थी। घर खाली था, सन्नाटा था। मैंने अपना सूटकेस कोने में रख दिया और सोफे पर बैठ गई। मैंने अपना फ़ोन खोला। मैंने अपने बैंक के पैगाम देखे, पिछले कई महीनों के पैगाम, और तब मुझे कुछ अजीब चीज़ें नजर आईं। एक पैगाम था, आपकी मोबाइल अदायगी से रकम कामयाबी से भेजी गई। मुझे याद नहीं था कि मैंने किसको इतनी रकम भेजी थी। फिर एक और पैगाम, आपके खाते से रकम निकाली गई। मैंने कभी इतनी रकम एक साथ नहीं निकाली थी। फिर एक और मुंतकिली। मेरा दिल दक सा रह गया। कुल मिला के एक बड़ी रकम थी जो मुझे याद नहीं थी। मैंने ये रकम नहीं भेजी थी। फिर मैंने अपने अनबॉक्स में मज़ीद देखा। मुझे कुछ बार बार आने वाले पासवर्ड के पैगामात दिखे, लेकिन वो सब एक अजीब फ़ोल्डर में था जिसे मैंने कभी देखा नहीं। मेरे फ़ोन में एक छुपा हुआ फ़ोल्डर था जिसका नाम था महफूज पैगामात। मैंने इसे खोला। इसमें पिछले कई महीनों के सैकड़ों बैंक अलर्ट्स थे, सैकड़ों बार आने वाले पासवर्ड थे। मेरी आंखों फटी की फटी रह गई। मैंने ये फ़ोल्डर नहीं बनाया था, किसी और ने बनाया था। किसने मेरे फ़ोन में ये बंदोबस्त किया था? मुझे मेरे अपने बैंक के पैगामात ना दिखे। मैं सोफे पर बैठी रही। घंटों अंधेरा हो गया। मैंने रोशनी नहीं जलाई। मैं सोच रही थी और तभी मेरा फ़ोन बजा। फरहान का नाम स्क्रीन पर चमका। मैंने कॉल उठाई। मैंने कोशिश की कि मेरी आवाज़ मामूल की लगे। मैंने कहा, हाँ बेटा। फरहान ने गुस्से में कहा, अम्मी, ये क्या है? तुम एयरपोर्ट से कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें इतना ढूंढा, हम प्रवास से रह गए तुम्हारी वजह से। मैंने पुरसुकून होकर कहा, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं घर आ गई। फरहान ने कहा, तबीयत ख़राब हुई और तुमने बताया भी नहीं? हम वहाँ खड़े रहे। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम दोनों जाओ। फरहान ने कहा, अम्मी, तुम हमेशा फसाद करती हो, तुम्हें हमेशा तवज्जो चाहिए। खैर छोड़ो, हम कल सुबह की दूसरी प्रवास से जा रहे हैं। और हाँ, एक बात, तुम्हारे बैंक से कॉल आया था। उन्होंने पूछा है कि तुमने अपने कार्ड क्यों ब्लॉक करवाए। मैंने कहा, हो सकता है तुम उलझ गई हो। वो कह रहे थे कल तुम बैंक का सब ठीक करवाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, तुमसे बैंक ने क्यों पूछा मेरे बारे में? फरहान ने कहा, क्योंकि मैंने अपना नंबर तुम्हारे खाते में सानवी राब्ते के तौर पर दिया हुआ है ना, भूल गई? पिछले साल ही तो करवाया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे पता चल जाए। मेरे पूरे जिस्म में बिजली दौड़ गई। मैंने पिछले साल कोई सानवी राब्ता नहीं
जोड़ा था, मुझे याद नहीं था, लेकिन अगर फरहान का नंबर मेरे खाते से जुड़ा हुआ था तो इसका मतलब वो सब कुछ देख सकता था, मेरे बैलेंस, मेरे लेन देन, सब कुछ। मैंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, तुम अपने सफ़र का ख्याल रखो। फरहान ने कहा, हाँ, और एक बात अम्मी, अगले महीने हम नया फ्लैट ले रहे हैं, 3 कमरे का। पहली किस्त के लिए हमें कुछ रकम की ज़रूरत है। मैं तुमसे बात करूँगा। फ़ोन कट गया। मैं वहीं बैठी अंधेरे में, मेरा ज़हन चल रहा था पहली किस्त के लिए रकम, मेरे खाते से एक बड़ी रकम गायब, मेरे फ़ोन में छुपे हुए पैगामात, फरहान का नंबर मेरे बैंक में, ये सब जुड़ रहा था आहिस्ता-आहिस्ता। लेकिन मैं यकीन नहीं करना चाह रही थी करना चाहती थी। मैं नहीं मानना चाहती थी कि मेरा अपना बेटा मुझसे धोखा कर सकता है। अगली सुबह मैं जल्दी से उठी। मैं सोसाइटी के पार्क में गई। वहाँ फ़ातिमा आंटी अपनी सुबह की चहलकदमी पर थीं। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराई। कहा, कैसी हैं आप? मैंने कहा, सिर्फ़ ठीक हूँ। उन्होंने पूछा, दुबई का सफ़र कैसा रहा? मैंने झूठ बोला, अच्छा था, लेकिन मेरी आवाज़ काँप गई। फ़ातिमा आंटी बहुत समझदार हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आयशा, क्या हुआ? सच बताओ। मैं रो पड़ी। वहीं पार्क में मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। एयरपोर्ट की बात, रजब अली की तनबिया, गायब रकम, छुपे हुए पैगामात, फरहान का फ़ोन, सब कुछ। फ़ातिमा आंटी ने मुझे गले लगा और कहा, आयशा, तुम्हें अभी किसी से मदद लेनी होगी। ये बहुत संगीन है। मुझे एक लड़के का पता है जो मोबाइल फ़ोन का तकनीकी काम करता है। इसका नाम हमज़ा अली है। बहुत ईमानदार लड़का है। तुम आज ही इससे मिलो। अपना फ़ोन दिखाओ, और हाँ, एक बात, किसी को मत बताना, फरहान को भी नहीं, जब तक तुम्हें सब सच पता ना चल जाए। खामोश रहो, देखो और समझो। मैंने सर हिलाया। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। वहाँ राश्ता खानदान खरीदारी कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। मैं दूसरी मंजिल पर मोबाइल के शोरूम में गई। वहाँ काउंटर पर एक नौजवान बैठा था। इसके शर्ट पर नाम की पट्टी लगी थी, हमज़ा अली, तकनीकी मामन। मैंने इससे कहा, बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ज़ाती बात। इसने मुझे गौर से देखा और कहा, आप बैठिए। मैंने इसे अपना फ़ोन दिखाया और सारी बात बताई। बहुत गौर से सुनता रहा। फिर इसने कहा, आप मुझे अपना फ़ोन दीजिए, मैं इसे चेक करता हूँ। मैंने अपना फ़ोन इसे दे दिया। इसने अपने कंप्यूटर से कुछ ताने जोड़ी, कुछ सॉफ्टवेयर चलाए, काफ़ी देर काम करता रहा। फिर इसने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में संगीनी थी। इसने कहा, आपके फ़ोन में 3 चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। पहली, एक छुपी हुई ऐप जो आपके तमाम पैगामात के दूसरे नंबर पर भेज रही है। दूसरी, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो आपकी हर सरगर्मी रिकॉर्ड कर रहा है। और तीसरी, आपके फ़ोन में दूर से रसाई फ़ाइल है, जिसका मतलब है कोई दूर से आपका फ़ोन देख और इस्तेमाल कर सकता है। ये सब कई माह पहले इंस्टॉल किया गया था। मेरी सांस रुक गई। मैंने पूछा, ये कैसे हुआ? हमज़ा ने कहा, यह तभी हो सकता है जब किसी ने आपका फ़ोन अपने हाथ में लिया हो कुछ देर के लिए और जानबूझकर ये चीज़ें डाली हों। ये गलती से नहीं हो सकता। मेरे आंसू निकल आए। मैंने याद किया, कुछ माह पहले मरियम ने कहा था, अम्मी, आपका फ़ोन बहुत सुस्त हो गया है, मैं इसे साफ़ कर देती हूँ, और मैंने इसे फ़ोन दे दिया। इसने काफ़ी देर तक फ़ोन अपने पास रखा था। हमज़ा ने कहा, मैं आपको मशवरा दूँगा, आप इस फ़ोन को अभी फैक्ट्री से रीसेट कर दीजिए। सब कुछ मिटा दीजिए और नए फ़ोन से अपने बैंक के काम कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, किसी अच्छे वकील से मिलिए। ये साइबर धोखाधड़ी है और ये ख़ानदान के अंदर हो रही है, तो ये और भी खतरनाक है। मैंने सर हिलाया। हमज़ा ने मेरा फ़ोन रीसेट किया। सब कुछ साफ़ हो गया। मैंने इसे शुक्रिया अदा किया और वहाँ से निकले। मेरे हाथ में अब सबूत था। अब मुझे मज़ीद पता लगाना था। शाम को जब मैं घर पहुँची तो मेरे ज़हन में एक ही बात घूम रही थी। मुझे और सबूत चाहिए थे। मुझे ये जानना था कि फरहान और मरियम ने क्या किया है। मैंने सीधे अपने कमरे में गई। मेरे घर में 3 कमरे हैं, एक मेरा, एक मेहमान का और एक फरहान का पुराना कमरा है जो अब खाली पड़ा रहता है। लेकिन फरहान और मरियम कभी कभी यहाँ रुकते हैं जब देर रात हो जाती है। मैं फरहान के कमरे में गई। मैंने अलमारी खोली। कुछ पुराने कपड़े थे, कुछ किताबें थी। फिर मैंने दराज खोली। ऊपर की दराज में कुछ नहीं था। बीच वाली में कागजात थे, पुराने बिल, कॉलेज के सर्टिफिकेट। लेकिन जब मैंने सबसे निचली दराज खोली तो मेरे हाथ एक फ़ाइल लगी, एक मोटी भूरे रंग की फ़ाइल। मैंने इसे निकाला और बिस्तर पर बैठकर खोला। पहले सफ़े पर एक कागज़ था जिस पर लिखा था, एहतियारनामे का मसूदा। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने वो कागज़ात पढ़ा। इसमें लिखा था, मैं आयशा अपने बेटे फरहान को अपनी सारी जायदाद, अपने तमाम बैंक खातों और अपने तमाम फ़ैसलों के लिए मुकम्मल इख्तियार देती हूँ। नीचे मेरे दस्तखत की जगह खाली थी, लेकिन बाकी सब कुछ टाइप किया हुआ था। मेरा नाम, मेरा पता, मेरा कमिश्नाती कार्ड नंबर, सब कुछ। इख्तियार दस्तावेज़ात थी। सिर्फ मेरे दस्तखत की कमी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अगला सफ़ा पलटा। इसमें बैंक की पासबुक की तस्वीरें कॉपी थी, मेरे फ़िक्स्ड डिपॉज़िट की रसीद की नकल थी, मेरे कमिश्नाती कार्ड की नकल थी, यहाँ तक कि मेरे घर के कागज़ात की भी नकल थी। सब कुछ था, मेरी पूरी ज़िंदगी के कागज़ात। किसी ने ये सब इकट्ठा किया था, खामोशी से, बगैर मुझे बताए। मैंने मज़ीद सफ़े पलटे। एक सफ़े पर हाथ से हैकिंग का तरीक़ाकार लिखा हुआ था। मरियम की तहरीर थी। मैं पहचान गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये कोई गलतफ़हमी नहीं थी, ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं था, ये एक मंसूबा था, एक सोची समझी साज़िश।
मेरे अपने बेटे और बहू की। वो मुझसे कुछ छीनना चाहते थे, मेरा पैसा, मेरी जायदाद, मेरा घर, और फिर मुझे छोड़कर बाहर चले जाना चाहते थे। एयरपोर्ट पर जो हुआ वो भी इस मंसूबे का हिस्सा था। वो चाहते थे कि मैं सबके सामने शर्मिंदा हूँ, चाहते थे मुझे लगे कि मैं कमज़ोर हूँ, कि मुझे पर इंतज़ार करना होगा, और फिर वो मुझे से इस कागज़ात पर दस्तखत करवा लेते। मैं वही बिस्तर पर बैठी रही, मेरी आंखों में वो फाइल थी, मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे, लेकिन गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कई साल फरहान को पाला, मैंने अपनी ज़रूरियात कम की ताकि इसे अच्छी तालीम मिल सके। जब इसके वालिद नहीं रहे तो मैंने अकेले इसकी शादी की। मैंने अपनी सारी बचत इसकी खुशियों में लगाई, और आज वो मुझे लौटना चाहता है। ये सोचकर मेरा कलेजा फट रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने गहरी सांस ली, मैंने अपनी आंखें पोंछी। मैंने खुद से कहा, नहीं आयशा, तुम रोओगी नहीं, तुम टूटोगी नहीं, तुम लो। मैंने इस फाइल को, हर सफ़े की तस्वीर अपने नए साफ़ किए हुए फ़ोन से खींची। मैंने वो तस्वीरें अपने ऑनलाइन ड्राइवर में महफूज कर ली। मैंने एक महफूज ड्राइवर में भी नकल की। मैंने वो फ़ाइल वापस दराज में रख दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे थी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने देखा है। मैंने अपने फ़ोन की तरतीबात चेक की, सब कुछ साफ था। अब कोई मुझे ट्रैक नहीं कर सकता था। मैंने अपने तमाम पासवर्ड बदल दिए, बैंक ऐप दोबारा डाउनलोड की, नए पासवर्ड से लॉगिन की। मैंने अपना पूरा खाता बयान निकाला, पिछले कई महीनों का, और जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला कि एक बड़ी ही रकम नहीं, बल्कि कुल मिलाकर काफ़ी बड़ी रकम मेरे खाते से निकाली गई थी। छोटे छोटे लेन देन में इतनी छोटी छोटी रकम के मुझे तवज्जो ही नहीं गई। मैं तो महीने में एक ही बार अपना बैलेंस चेक करती थी, और जब मैंने देखा कि पैसे कम हैं तो मैंने सोचा हो सकता है मैं भूल गई हूँ। लेकिन अब सच सामने था, एक बड़ी रकम, मेरी मेहनत की कमाई, मेरा बचत, मेरा मुस्तकबिल, सब कुछ चुराया जा रहा था। मैं उठी, मैंने पानी पिया, मैंने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। मैंने खुद को आईने में देखा, मेरी आंखें सूजी हुई थी। मेरा चेहरा थका हुआ था, लेकिन मेरी आंखों में एक चमक थी, एक फैसला था। मैंने खुद से कहा, अब तुम्हें और मजबूत होना होगा, अब तुम्हें सोच समझ कर चलना होगा। मैंने फातिमा आंटी को फ़ोन किया। मैंने कहा, मुझे एक अच्छे वकील की ज़रूरत है जो साइबर धोखाधड़ी और ख़ानदानी मामलात में माहिर हो। उन्होंने कहा, मुझे एक नाम पता है, अंसर अब्बासी, वो कराची में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे वकील हैं। बुजुर्गों के साथ होने वाली माला धोखाधड़ी के बहुत केस लड़ चुके हैं। मैं तुम्हें इनका नंबर भेजती हूँ। कुछ देर बाद फातिमा आंटी ने मुझे नंबर भेजा। मैंने अभी फ़ोन लगाया। कुछ घंटों के बाद एक संजीदा आवाज़ आई, हेलो। मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा बोल रही हूँ, मुझे आपसे ज़रूरी मशवरा लेना है। उन्होंने कहा, जी बताइए। मैंने मुख्तसर में सब कुछ बताया, एयरपोर्ट का वाक़या, फ़ोन में जासूसी सॉफ्टवेयर, गायब पैसे, एहतियारनामे का मासूद, सब कुछ। वो बहुत गौर से सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, मोहतरमा आयशा, ये बहुत संगीन मामला है, ये माली फ्रॉड है, ये बुजुर्गों के साथ ज़्यादती है, और साइबर क्राइम भी है। आपको अभी कुछ कदम उठाने होंगे। पहले आपको साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करवानी होगी। दूसरा, आपको अपने बैंक में जाकर सारे लेन देन की मुकम्मल मालूमात लेनी होगी। तीसरा, आपको नोटरी के सामने एक हलफनामा बनवाना होगा, आपने कभी किसी को हथियारनामा नहीं दिया और ना देने का इरादा है। और चौथा, आप कल सुबह मेरे दफ्तर आएँ, हम पूरी हिकमत अमली बनाएंगे। मैंने कहा, शुक्रिया, कल मैं आऊँगी। उन्होंने पता बताया। अगली सुबह मैं कराची पहुँची। कुछ ही मिनट की पैदल दूरी थी। इनका दफ्तर तीसरी मंजिल पर था, एक छोटा सा लेकिन साफ़ सुथरा दफ्तर। दीवार पर इनकी डिग्रियाँ लगी थी। इनमें मैं अंदर गई, उन्होंने मुझे बिठाया। अंसर अब्बासी काफ़ी साल के थे, सफ़ेद कमीज़, स्याह चश्मा लगाए हुए। वो बहुत पुरसकून और संजीदा शख्सियत थे। उन्होंने कहा, मोहतरमा आयशा, मुझे सारे सबूत दिखाइए। मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैंने हथियारनामे के कागजात की तस्वीरें दिखाई, मरियम के हाथ से लिखे मराहल की तस्वीरें दिखाई, अपने बैंक के बयानात दिखाए, हमज़ा अली से मिली जासूसी सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट दिखाई। वो सब कुछ बहुत गौर से देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, ये बहुत मजबूत सबूत हैं, लेकिन हमें और भी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको साइबर सेल में जाना होगा। मैं आपको रावलपिंडी पुलिस स्टेशन के साइबर क्राइम सेल का पता देता हूँ, जहाँ जाकर आप एफआईआर दर्ज करवाएं। उन्हें सारे सबूत दीजिए। वो आपके फ़ोन की जांच करेंगे, आपके बैंक से मालूमात मंगवाएंगे। यह एक सरकारी शिकायत होगी। दूसरा, आज ही अपने बैंक जाइए, मैनेजर से मिलिए, इनसे कहिए कि आपको खाते में किसी और का नंबर जुड़ा हुआ है, वो हटाया जाए, और आपके खाते पर एक नोट डाला जाए कि आपकी जिस्मानी मौजूदगी के बगैर कोई भी बड़ा लेन देन या तब्दीली नहीं की जाएगी। तीसरा, आपको अपने तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात एक महफूज जगह रख, सबसे बेहतर हो बैंक लॉकर सबसे बेहतर रहेगा। चौथा, अभी किसी को कुछ मत बताइए, ना फरहान को ना मरियम को। आप मामूल का सलूक कीजिए, देखिए वो क्या करते हैं। और पाँचवा, हम एक हफ्ते में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखेंगे, यहाँ मेरे दफ्तर में या फिर बैंक में, जहाँ गवाह हो, और हम इन्हें सारे सबूत दिखाएंगे, इनके सामने सच रखेंगे, और फिर हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। मैंने पूछा, अगर वो मान ना गए तो? अंसर साहब ने कहा, तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले हम इन्हें मौका देंगे। अगर वो पैसे वापस कर दें और माफ़ी मांग ले तो हो सकता है आप पुलिस केस ना करना चाहें। ये आपका फ़ैसला होगा, लेकिन सबूत हमारे पास होने चाहिए। मैंने सर हिलाया। मुझे पहली बार लगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। मुझे पहली बार लगा मैं अकेले नहीं हूँ। मैं सीधे रावलपिंडी पुलिस स्टेशन गई। वहाँ साइबर क्राइम
सेल एक अलग कमरे में था। मैंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। एक पुलिस ऑफिसर थी। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, मेरे सारे सबूत देखे। उन्होंने कहा, मैडम, हम आपकी शिकायत दर्ज कर रहे हैं, हम जांच करेंगे। आप अपने बैंक से सारी मालूमात लेकर आए, लेन देन की तफसील, जिन खातों में पैसे गए हैं, इनकी मालूमात, सब कुछ। और हाँ, अपने बेटे और बहू को अभी कुछ मत बताइए, पहले हम सारे सबूत इकट्ठे कर लें। मैंने कहा, ठीक है, मैं सब लेकर आऊँगी। उन्होंने मुझे एक शिकायत नंबर दिया, मैंने इसे अपने फ़ोन में महफूज कर लिया। वहाँ से मैं सीधे अपने बैंक गई। बैंक की शाह में इसरार अहमद मैनेजर हैं। वो हमारे ख़ानदान को काफ़ी सालों से जानते हैं। मैं इनके पास गई। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहा, आयशा जी, कैसी हैं आप? मैंने कहा, इसरार साहब, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा, बताइए। मैंने इन्हें सब कुछ बताया। इनका चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने कहा, ये तो बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके खाते से फरहान का नंबर हटवाता हूँ और आपके खाते पर एक ख़ास नोट लगवाता हूँ। कोई भी तब्दीली सिर्फ आपकी मौजूदगी में होगी। और हाँ, मैं आपको पिछले कई महीनों के सारे लेन देन की तफसील फ़हरिस्त निकाल कर देता हूँ, जिसमें ये भी दिखेगा कि किस नंबर से फ़ोन से लेन देन मंजूर हुए। मैंने कहा, शुक्रिया इसरार साहब, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये मेरा फ़र्ज़ है, हमारे गाहक हैं और एक माँ है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इस दिन शाम तक मेरे पास सारे सबूत थे, बैंक की रिपोर्ट, साइबर सेल की शिकायत, एहतियातनामे के कागजात, सब कुछ। अब मुझे बस इंतज़ार करना था अपने अगले कदम तय करने का। इस रात मैं घर पहुंची तो रात हो चुकी थी। मैं थक गई थी, जिस्म से नहीं, मन से। इतना कुछ हो रहा था, इतने सबूत मिल रहे थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे अब मामूल होकर रहना था। मुझे फरहान और मरीम के सामने ऐसे रहना जैसे मुझे कुछ पता नहीं। ये सबसे मुश्किल काम था। मैंने अपने कपड़े बदले, मैंने किचन में जाकर चाय बनाई, मैंने टीवी चालू किया। मैं सोफ़े पर बैठ गई। मैंने सोचा कि अब मुझे वैसे ही सलूक करना है जैसे मैं रोज़ करती हूँ। मुझे कमज़ोर नहीं दिखना, मुझे डरी हुई नहीं दिखना मुझे डरी हुई दिखना नहीं। मुझे बिल्कुल मामूल दिखना है। तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर फरहान का नाम था। मैंने गहरी सांस ली और मैंने कॉल उठाई। मैंने अपनी आवाज़ को बिल्कुल मामूल रखा। मैंने कहा, हाँ बेटा। फरहान ने कहा, अम्मी, हम दुबई से वापस आ गए हैं कल शाम की परवाज़ से। बहुत अच्छा रहा तुम नहीं आई तो तुम्हारा नुकसान हुआ। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार चली जाऊँगी। तुम दोनों का मज़ा आया, यही बहुत है। फरहान ने कहा, हाँ, और अम्मी, एक बात, हम कल शाम तुम्हारे पास आ रहे हैं खाना खाने, तो मत खाना, कुछ अच्छा बना लेना। मेरा दिल धक सा रह गया, वो आ रहे हैं कल। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी, तुम दोनों आ जाना। इसने कहा, हाँ, और अम्मी, एक छोटा सा काम, कुछ कागजात पर तुम्हारा दस्तखत चाहिए, बैंक के कागज़, कुछ खास नहीं, सिर्फ नामजदगी वगैरह का। तुम रख लेना अपना कौमी कार्ड। फ़ोन कट गया। मैं वही जम गई। मेरा हाथ से फ़ोन गिरने गिरने ही गिर गया। ये वही वक़्त था, मुझे से वो हथियारनामे पर दस्तखत करवा रहे थे। वो सोच रहे थे मुझे कुछ पता नहीं। वो सोच रहे थे मैं बोली हूँ, मैं बगैर पढ़े दस्तखत कर दूँगी। मैंने भी अंसर साहब को फ़ोन किया। मैंने इन्हें बताया। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, ये हमारे लिए अच्छा है। अब बिल्कुल मामूल रहिए। इन्हें आने दीजिए, खाना बनाएँ, इनके साथ अच्छे से बात कीजिए। जब वो कागज़ात निकालें तो आप कहें कि आप पहले पढ़ना चाहती हैं। अगर वो इसरार करें तो कह दीजिए कि आप थक गई हैं, कल दिन में बैंक जाकर दस्तखत कर देंगी। इन्हें टाल दीजिए और कल हम सबको बुला लेते हैं, मीटिंग रखते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी। इस रात मैं सो नहीं सकी। मैं बस सोचती रही कि ऐसे मेरा बेटा इतना बदल गया, कैसे वो इतना गिर गया। लेकिन मैंने खुद को मजबूत रखा। मैंने खुद से कहा, कल तुम्हें अदाकारी करनी है, तुम्हें नाटक करना है, तुम्हें दिखाना है कि तुम्हें कुछ पता नहीं। अगली सुबह मैं जल्दी उठी। मैंने नहा धोकर तैयार हुई। मैं बाज़ार गई। मैंने सब्जियां खरीदी, पनीर लाई। फरहान को पनीर बहुत पसंद है। मैंने इसकी पसंदीदा मिठाई भी खरीदी, गुलाब जामुन। मैं दोपहर तक घर लौट आई। मैंने पूरा दोपहर किचन में गुजारी। मैंने पनीर बटर मसाला बनाया, दाल मखनी बनाई, ज़ीरा चावल बनाए, रोटियां, सलाद काटा। मैंने पूरे दिल से खाना बनाया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। फरहान और मरियम खड़े थे। फरहान के हाथ में एक चमड़े का बैग था। मरियम ने शलवार कमीज़ पहनी थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन इसकी आंखों में वही चालाकी थी। मैंने कहा, ओ बेटा, आओ बेटी, अंदर आओ। वो अंदर आए, सोफ़े पर बैठ गए। मैंने इनके लिए पानी लाया। मरियम ने कहा, अम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आपने खाना बनाया। मैंने कहा, तुम दोनों का पसंद का पनीर मसाला और दाल मखनी। फरहान ने कहा, वाह अम्मी, तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो। मुझे अच्छा लग रहा है सुनकर, लेकिन अंदर मेरा दिल रो रहा था। मुझे पता था ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है। हमने साथ में खाना खाया, मैं बातें करती रही, मैं मुस्कुरा रही थी, मैं वैसे ही सलूक कर रही थी जैसे एक माँ करती है। लेकिन मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। खाने के बाद हम बैठक में आए। फरहान ने अपना बैग उठाया और कहा, अम्मी, वो जो मैंने तुमसे कहा था, कुछ कागजात हैं बैंक के, तुम्हें दस्तखत करने हैं। मैंने कहा, हाँ बेटा, क्या कागजात हैं? इसने बैग से वही फ़ाइल निकाली, वही भूरे रंग की फ़ाइल जो मैंने इसका कमरे में देखी थी। इसने एक कागज़ निकाला, वही एहतियातनामे का कागज़। इसने कहा, अम्मी, ये एक नामज़दगी का फॉर्म है, इसमें तुम्हें अपना नाम और नामज़द कनदा लिखना है, ताकि मुस्तक़बिल में अगर कोई ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ, बैंक के पैसे निकालने में या कोई काम करने में। ये सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए है। मैंने वो कागज़ हाथ में लिया। मैंने ऊपर से नीचे तक पढ़ा। ये एक हर लफ्ज़
हर एक लफ्ज़, हर एक सतर में इसमें साफ-साफ लिखा था, मैं अपने बेटे को अपनी सारी जायदाद मुकम्मल इख्तियार दे रही हूँ। मेरे बैंक खाते, मेरे घर, मेरी सारी बचत, सब कुछ। ये कोई नामज़दगी का फ़ॉर्म नहीं था, ये एक एहतियारनामा था। मैंने ऊपर देखा, फ़रहान मेरी तरफ देख रहा था, मरियम मुस्कुरा रही थी। मैंने पुरसुकून आवाज़ में कहा, बेटा ये तो बहुत बड़ा कागज़ है, इसमें बहुत कुछ लिखा है। मैं इसे कल दिन में गौर से पढ़कर दस्तखत कर दूँगी। अभी मेरी आँखें थक गई हैं। फ़रहान का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, अम्मी इसमें क्या पढ़ना है, ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है, तुम अभी दस्तखत कर दो। मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं बगैर पढ़े कुछ दस्तखत नहीं करती, ये मेरी टीचर होने की आदत है, मुझे सब समझना पसंद है। मरियम ने बीच में कहा, अम्मी फ़रहान सही कह रहे हैं, ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए है, आप दस्तखत कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मैंने इसकी तरफ देखा। मैंने पुरसकून आवाज़ में कहा, बेटी मैं ज़रूर दस्तखत करूँगी, लेकिन कल, अभी मैं थक गई हूँ, मेहरबानी फरमाकर। फ़रहान ने गुस्से से कागज़ वापस लिए। इसने कहा, ठीक है अम्मी, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन कल तुम्हें दस्तखत करने होंगे, ये ज़रूरी है। मैंने कहा, ठीक है बेटा, कल कर दूँगी। वो दोनों थोड़ी देर बाद चले गए। जाते वक्त मरीम का चेहरा सख्त था। फ़रहान चिड़चिड़ा था, लेकिन मैंने इन्हें प्यार से रोसत किया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं सोफ़े पर गिर पड़ी। मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर था। मैंने अंसर साहब को अभी फ़ोन किया। मैंने बताया कि क्या हुआ। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा किया आपने, सही किया। अब हम कल एक मीटिंग रखते हैं मेरे दफ्तर में। आप फ़रहान और मरियम को फ़ोन करके बुला लीजिए। कहिए कि आप इनसे बैंक के बारे में बात करना चाहती हैं। कहिए कि आप चाहती हैं कि वकील साहब भी मौजूद रहें, ताकि सब कुछ सही तरीके से हो। वो ज़रूर आएँगे, क्योंकि इन्हें लगेगा कि आप दस्तखत करने वाली हैं, और फिर हम इन्हें सारे सबूत दिखाएँगे। अगली सुबह मैंने फ़रहान को फ़ोन किया। मैंने कहा, बेटा मैं तुम्हारे इस सारे कागज़ के बारे में सोच रही थी। मैं चाहती हूँ कि हम एक वकील के सामने बैठकर सब कुछ समझें, ताकि मुझे सब साफ़ हो जाए, मैं आराम से दस्तखत कर दूँ। फ़रहान ने कहा, वकील क्यों अम्मी, इतनी क्या ज़रूरत है? मैंने कहा, बेटा ये बड़ा मामला है, मेरी पूरी जायदाद का। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ कानूनी तौर पर सही हो। मेहरबानी फरमाकर तुम और मरियम आज दोपहर कराची आ जाओ, मेरे वकील के दफ्तर में। फ़रहान खामोश रहा। फिर इसने मरियम से कुछ बातें की। मुझ फ़ोन मुझे फ़ोन पर इनकी सरगोशी सुनाई दी। फिर इसने कहा, ठीक है अम्मी, हम आ जाएंगे। कौन सा वकील है? मैंने कहा, अंसर अब्बासी, मैं तुम्हें पता भेज देती हूँ। इसने कहा, ठीक है हम आएंगे। फ़ोन कट गया। मैंने अंसर साहब को फ़ोन किया और बताया। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, मैं तैयारी कर लेता हूँ। आप इसरार साहब को भी बुला लीजिए, बैंक मैनेजर को, वो गवाह के तौर पर रहेंगे, और अगर हो सके तो फ़ातिमा आंटी को भी। जितने गवाह हों इतने अच्छा। मैंने इसरार साहब को फ़ोन किया और उन्होंने कहा, मैं ज़रूर आऊँगा, आप फ़िक्र मत कीजिए। मैंने फ़ातिमा आंटी को भी बुलाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आऊँगी। इस दिन सुबह मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही मैं तैयार भी थी। मैं अपने सारे कागज़ात एक फ़ाइल में रख के, बैंक के बयानात, साइबर सेल की शिकायत, एहतियारनामे के कागज़ात की तस्वीरें, मरियम के हाथ की तहरीर वाली मंसूबा, सब कुछ। मैंने अपने अच्छे कपड़े पहने, एक सफ़ेद शलवार कमीज़, मैंने टीका लगाया, मैंने अपने बाल बांधे। मैंने आईने में खुद को देखा। एक माँ थी, लेकिन आज मैं एक जंगजू भी थी। आज मैं अपने लिए लड़ने जा रही थी, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने हक़ के लिए। दोपहर को मैं घर से निकली। मैंने मेट्रो ली, कराची पहुंची। अंसर साहब को दफ्तर में पहुंच गई। असरार साहब पहले से वहाँ थे। फ़ातिमा आंटी भी आ गई थी। अंसर साहब ने एक बड़े कमरे में कुर्सियाँ लगवा दी थी, एक मेज़ के इर्द-गिर्द। उन्होंने कहा, आयशा आप यहाँ बैठें, आपके दोनों तरफ असरार साहब और फ़ातिमा आंटी बैठेंगे। मैं सामने बैठूंगा, फ़रहान मरियम मेरे सामने बैठेंगे। जब वो आए तो हम पुरसुकून होकर बात करेंगे। पहले मैं इन्हें मौका दूंगा, खुद सच बोलें, अगर ना बोले तो हम सबूत रखेंगे। ठीक वक्त पर दरवाजे की घंटी बजी। अंसर साहब के मावन ने दरवाज़ा खोला। फ़रहान मरियम अंदर है। फ़रहान ने सूट पहन रखा था, मरियम ने रस्मी कमीज़। एतमाद से भरे थे। इन्हें लग रहा था आज वो जीत जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने इसरार साहब और फ़ातिमा आंटी को देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी आई। फ़रहान ने पूछा, अम्मी ये सब क्यों है? मैंने पुरसुकून आवाज़ में कहा, बेटा ये गवाह हैं, जो कुछ भी आज यहाँ होगा इसके गवाह। अंसर साहब ने कहा, आइए फ़रहान साहब, मरियम साहब बैठिए, हम बात करते हैं। वो बैठ गए। कमरे में सन्नाटा था, तनाव था, और अब सच बोलने का वक्त आ गया था। अंसर साहब ने अपना चश्मा ठीक किया और फ़रहान की तरफ देखा। उन्होंने कहा, फ़रहान साहब, आप अपनी वालदा के लिए कुछ कागज़ात लाए थे, क्या आप हमें बता सकते हैं वो कागज़ात किस बारे में है? फ़रहान ने कहा, जी हाँ, ये एक सादा नामज़दगी का फ़ॉर्म है। मैं अपनी वालदा की मदद करना चाहता हूँ। इनकी उम्र हो रही है, कभी कोई परेशानी हो तो मैं इनके बैंक के काम संभाल सकूँ, बस इतना ही। अंसर साहब ने कहा, क्या मैं कागज़ात देख सकता हूँ? फ़रहान ने अपने बैग से वो कागज़ निकाला और मेज़ पर रखा। अंसर साहब ने इसे उठाया। उन्होंने गौर से पढ़ा, फिर कहा, ये नामज़दगी का फ़ॉर्म नहीं है फ़रहान साहब, ये एक एहतियारनामा है, एक आम एहतियारनामा। इसमें लिखा है, आयशा अपनी सारी जायदाद, सारे बैंक खाते, सारे फ़ैसले लेने का इख्तियार आप
آپ کو دے رہی ہے، یعنی ان کی مرضی کے بغیر بھی آپ ان کی جائیداد بیچ سکتے ہیں، ان کے پیسے نکال سکتے ہیں، ان کے گھر پر قرض لے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اختیار ہے اور آپ نے اسے نامزدگی کا فارم بتایا کیوں؟ فرحان کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے غلطی سے کہہ دیا ہوگا، لیکن میرا ارادہ اچھا ہے، میں اپنی والدہ کا بھلا چاہتا ہوں۔ انصر صاحب نے کہا اچھا تو پھر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا اگر ہم کچھ اور باتیں کریں؟ فرحان نے کہا جی کہیے۔ انصر صاحب نے میری طرف دیکھا، انہوں نے کہا عائشہ آپ اپنی بات رکھیے۔ میں نے گہری سانس لی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے فرحان کی آنکھوں میں دیکھا، میں نے کہا بیٹا مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ پچھلے کئی مہینوں میں میرے بینک کھاتے سے ایک بڑی رقم غائب ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے لین دین میں۔ کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ فرحان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کہا نہیں امی، مجھے کچھ نہیں پتا، ہو سکتا ہے تم نے کہیں خرچ کر دی ہو اور بھول گئی۔ میں نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں بھولی، میرے پاس ثبوت ہیں۔ میں نے اپنی فائل کھولی اور اپنا بینک بیان نکالا، میں نے میز پر رکھا۔ میں نے کہا دیکھو یہ کئی مہینے کے لین دین ہیں اور یہ سارے لین دین ایک ہی نمبر سے منظور ہوئے ہیں، ایک دوسرے نمبر سے جو کہ فرحان کا نمبر ہے۔ یہ نمبر میرے بینک کھاتے میں پچھلے سال جوڑا گیا تھا۔ فرحان کا چہرہ اور بھی سفید ہو گیا۔ مریم نے بیچ میں کہا یہ غلط فہمی ہے، ہو سکتا ہے بینک کی کوئی غلطی ہو۔ انصر صاحب نے کہا نہیں مریم صاحب، یہ بینک کی غلطی نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ ہے اور ہمارے پاس اس کے اور بھی ثبوت ہیں۔ میں نے ایک اور کاغذ نکالا اور تصویر جو میں نے فرحان کے کمرے سے لی تھی، مریم کی تحریر میں لکھی ہوئی منصوبہ۔ میں نے وہ تصویر میز پر رکھی، میں نے کہا یہ تمہارے ہی کمرے کی دراز سے ملی تھی، اس میں صاف صاف موبائل ہیکنگ کا طریقہ کار لکھا ہوا تھا۔ مریم یہ تمہاری تحریر ہے نا؟ مریم کا چہرہ یکدم سفید ہو گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے کہا نہیں یہ میری نہیں، یہ کسی اور کی ہے۔ فاطمہ آنٹی نے کہا جھوٹ مت بولو بیٹی، میں نے تمہاری تحریر دیکھی ہے، سوسائٹی کے پروگراموں میں تم نے کارڈ لکھے تھے، یہ تمہاری تحریر ہے۔ انصر صاحب نے کہا اور یہ دیکھیے سائبر کرائم سیل کی رپورٹ ہے۔ عائشہ کے فون میں 3 قسم کے جاسوسی سافٹ ویئر تھے جو کئی ماہ پہلے انسٹال کیے گئے تھے۔ ان سافٹ ویئر کی وجہ سے ان کے سارے بینک کے پیغامات چھپائے جا رہے تھے، ان کی اسکرین ریکارڈ ہو رہی تھی اور ان کے فون کو دور سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ یہ سب اس لیے تاکہ ان کے بینک کے بار بار آنے والے پاس ورڈ چرائے جا سکیں اور ان کے کھاتوں میں سے پیسے نکالے جا سکیں۔ فرحان یہ آپ نے کیا؟ فرحان نے چلا کر کہا نہیں میں نے نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ انصر صاحب نے پرسکون آواز میں کہا تو پھر یہ بتائیں آپ کے بینک کھاتے میں پچھلے کئی مہینوں میں اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ میں نے آپ کی تنخواہ کے بارے میں پتہ کیا، آپ کی تنخواہ ایک خاص رقم ہے لیکن آپ کے کھاتے میں پچھلے کئی مہینوں میں کئی گنا زیادہ رقم آئی ہے، یہ رقم کہاں سے آئی؟ فرحان خاموش رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مریم رونے لگی، اس نے کہا مہربانی فرما کر ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے غلطی کی ہے لیکن ہماری مجبوری تھی۔ فرحان پر بہت بڑا قرض ہے، اس نے کرپٹو کرنسی میں پیسہ لگایا تھا، سب کچھ ڈوب گیا، بہت زیادہ قرض ہو گیا، ہم پریشان تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کریں، اس لیے ہم نے سوچا امی کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ اکیلے ہیں، انہیں اتنا پیسے کی ضرورت نہیں، ہم بعد میں واپس کر دیں گے، بس یہی سوچا تھا۔ فرحان بھی سر جھکا لیا، اس نے کہا امی مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا، میں نے بہت بڑی غلطی کی لیکن میں تمہارا بیٹا ہوں، مہربانی فرما کر معاف کر دو۔ مجھے دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا، میرا بیٹا جس میں نے اپنی کوکھ میں رکھا، جسے میں نے پالا، جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا، وہ آج میرے سامنے گڑ گڑا رہا تھا لیکن صرف اس لیے کہ وہ پکڑا گیا، اگر وہ نہ پکڑا جاتا تو مجھے لوٹ کر ملک چھوڑ کر چلا جاتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن میں نے روکا، میں نے کہا فرحان تم نے صرف میرا پیسہ نہیں چرایا، تم نے میرا اعتماد چرایا، تم نے میری عزت چرائی، ایئرپورٹ پر تم نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا، تم نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں بوجھ ہوں، کہ میں بیکار ہوں، یہ پیسے سے بڑا جرم ہے، تم نے میرا دل توڑا۔ فرحان نے کہا امی مجھے پتا ہے میں بہت غلط ہوں لیکن میں سدھر جاؤں گا، مہربانی فرما کر مجھے ایک موقع دو۔ انصر صاحب نے کہا عائشہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ چاہیں تو ان پر پولیس کیس کر سکتی ہیں، سائبر فراڈ، مالی زیادتی، بزرگوں کے ساتھ زیادتی، یہ سب سنگین جرم ہے، انہیں جیل ہو سکتی ہے، یا پھر آپ چاہیں تو ایک معاہدہ کر سکتے ہیں لیکن شرطوں کے ساتھ۔ میں نے گہری سانس لی، میں نے سوچا میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں انہیں سزا دوں لیکن میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا میں پولیس کیس نہیں کروں گی لیکن میری شرطیں ہیں، پہلی شرط فرحان اور مریم مجھے سارا پیسہ واپس کریں گے جو بھی واپس ہو سکے، دوسری شرط وہ میرے گھر سے اپنا سارا سامان نکالیں گے اور اب وہ میرے گھر میں نہیں آئیں گے، تیسری شرط میرے سارے کاغذات میرے پاس رہیں گی، کسی بھی قسم کے اطلاع نامے پر کبھی دستخط نہیں کروں گی، چوتھی شرط انصر صاحب کے ایک قانونی معاہدے تیار کریں گے جس میں یہ سب لکھا ہوگا، اور پانچواں شرط اگر مستقبل میں پھر سے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں سیدھے پولیس میں جاؤں گی، کوئی معافی نہیں۔ انصر صاحب نے کہا یہ مناسب شرطیں ہیں فرحان، مریم کیا آپ انہیں ماننے کو تیار ہیں؟ فرحان نے سر ہلایا، اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں، میں پیسے واپس کروں گا جتنا ہو سکے، میں اپنی نوکری سے پیسے جمع کروں گا اور پھر کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ مریم نے بھی کہا ہم مانتے ہیں، مہربانی فرما کر ہمیں معاف کر دیجیے۔ انصر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں کل تک ایک معاہدہ تیار کرتا ہوں، آپ سب اس پر دستخط کریں گے اور فرحان آپ کو پہلی قسط اس ہفتے کے آخر تک دینی ہوگی۔ فرحان نے کہا جی میں دے دوں گا۔ میٹنگ ختم ہوگی، فرحان اور مریم بغیر کچھ کہے چلے گئے، ان کے چہرے شرم سے جھکے ہوئے تھے، ان کے منہ جھک گئے، اب ان کی اصلیت سب کے سامنے تھی۔ جب وہ چلے گئے تو فاطمہ آنٹی نے مجھے گلے لگایا، انہوں نے کہا عائشہ تم نے بہت
ہمت دکھائی تو بہت مضبوط ہو۔ اسرار صاحب نے کہا، عائشہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا، آپ نے انہیں سزا بھی دی اور موقع بھی دیا۔ انصر صاحب نے کہا، آپ نے بہت سمجھداری سے کام لیا، اب ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ آپ اپنی بات پر قائم رہیں۔ میں ایک قانونی دستاویزات تیار کروں گا اور سائبر سیل میں جو شکایت درج ہے وہ بھی ریکارڈ میں رہے گی۔ اگر مستقبل میں کوئی پریشانی ہوئی تو ہم پھر کارروائی کر سکیں گے۔ میں نے سب کو شکریہ ادا کیا۔ میں وہاں سے باہر نکلی، بار شام ہو چکی تھی، لوگ گھر جا رہے تھے۔ میں وہاں کھڑی رہی کچھ دیر، میں نے گہری سانس لی۔ مجھے لگا جیسا ایک بہت بڑا بوجھ میرے کندھوں سے اتر گیا۔ میں نے اپنے لیے لڑائی لڑ لی تھی، میں جیتی تھی۔ کچھ دن بعد فرحان نے پہلی قسط ادا کی۔ اس نے خاموشی سے میرے بینک کھاتے میں منتقل کر دی تھی۔ کوئی فون نہیں کیا، کوئی پیغام نہیں بھیجا، صرف پیسے بھیجے۔ انصر صاحب نے ایک قانونی معاہدہ تیار کیا تھا، اس نے سب کچھ لکھا تھا۔ فرحان اور مریم کے دستخط کیے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر مہینے کم از کم کچھ رقم واپس کریں گے۔ اگلے دن میں بینک گئی۔ اسرار صاحب نے مجھے ایک لاکر دلایا۔ میں نے اپنے سارے ضروری کاغذات اس میں رکھ دیے، میرے گھر کے کاغذات، میری فکسڈ ڈپازٹ کی رسیدیں، میرے قومی شناختی کارڈ کی نقل، اپنی وصیت جو میں نے انصر صاحب کی مدد سے بنوائی تھی۔ کچھ عرصے بعد فرحان نے پھر سے رقم بھیجی، پھر اگلے مہینے بھی وہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا۔ ہم نے ایک بار بھی بات نہیں کی تھی، نہ اس نے فون کیا نہ میں نے۔ ایک طرف سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا تھا، کم از کم ویسا رشتہ تو ختم ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ اب یہ صرف ایک لین دین کا تھا۔ میں نے ایک وصیت لکھوائی، صاف اور سیدھی، جس میں لکھا میری وفات کے بعد میری جائیداد کا کیا ہوگا۔ میں نے آدھا حصہ فرحان کے نام کیا اور آدھا ایک خیراتی ادارے کے نام جو بے سہارا بزرگوں کی مدد کرتا ہے۔ یاد رکھیے، عمر صرف ایک عدد ہے، لیکن عزت اور خود اعتمادی یہ ہماری پہچان ہے، اسے کسی کو چھیننے مت دیجیے۔ میری کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن میری زندگی نہیں، میری زندگی ابھی چل رہی ہے، اپنی شرطوں پر، اپنی رفتار سے، اپنے طریقے سے، اور مجھے فخر ہے خود پر، اپنی ہمت پر، اپنی طاقت پر۔ اگر آپ کو میری کہانی سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہانی دوسروں تک پہنچانی چاہیے، تو مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک اور دوسروں تک شیئر لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔